हेलो गाइस, दिस साइड नेहा सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलो हम पढ़ते हैं लॉरेंस कोलबर्ग। लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत। आपको पता ही है नैतिक सिद्धांत, ये कोलबर्ग ने भी दी, नैतिक सिद्धांत दिया। और नैतिक सिद्धांत हमारे जीन पियाजे और हेविंगहर्स्ट ने भी दिया है। इन तीनों ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत क्या है? कोलबर्ग, नैतिकता क्या होती है? किसी भी चीज, बच्चे की क्या नैतिकता होती है? नैतिकता कैसे सीखते हैं हम? नैतिकता किसी भी चीज से हम अच्छा हो या बुरा हो, वही नैतिकता होती है। कोई भी बच्चा है या हम है, कुछ भी हो, कुछ भी अच्छा सीखना, गलत करके कुछ अच्छा सीखना, किसी भी चीज को अच्छाइयों को सीखना, वो नैतिकता होती है। कुछ भी अच्छा है या बुरा है वो हम सीख रहे हैं, उससे हमें पता चल रहा है, यही नैतिकता होती है हमारी। यही वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज मूल्य है ना, यही होती हैं। ठीक है, अब कोलबर्ग ने एक कहानी है, कोलबर्ग की हाइनस, कोलबर्ग की कहानी हाइनस द्वंद। हाइनस द्वंद, कोलबर्ग की कहानी में एक हाइनस होता है और उसकी माँ बीमार हो जाती है और बीमार के लिए उसको दवा चाहिए होती है। फिर बहुत बहुत गरीब होता है, वो दवाई बहुत महंगी होती है, वो शॉप पे जाता है लेने के लिए, फिर दवाई मिल नहीं पाती है, उसकी ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं। तो वो वहाँ पे क्या क्या नैतिकता अपनाता है, वो जो कोलबर्ग ने उस कहानी का नाम दिया हाइनस द्वंद। तो उस कहानी में वो बच्चा क्या कुछ गलत भी करता है, कुछ सही भी करता है। उसमें जो लेवल बताए हैं कोलबर्ग के, तीन लेवल हैं, 3 लेवल्स हैं। नैतिक विकास के 3 स्तर हैं। इन्होंने 3 स्तर दिए, 6 अवस्थाएं दी हैं। आप इस बात को ध्यान रखना, 3 स्तर दे रखे हैं नैतिक विकास के। 3 स्तर हैं और 6 अवस्थाएं। 3 स्तर कौन कौन से हैं? पूर्व पारंपरिक स्तर, पूर्व लौकिक स्तर या पाक रूढ़िगत। ठीक है, हिंदी में 3 नेम याद रखने हैं आपको, ये मैंने, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने तीनों नाम लिख दिए हैं। पूर्व पारंपरिक स्तर भी आ सकता है, पूर्व लौकिक स्तर भी आ सकता है, या पाक रूढ़िगत स्तर भी आ सकता है। इसको हम बोलेंगे प्री कन्वेंशनल लेवल। फर्स्ट में सबको पता है, पहला प्री। प्री बच्चा स्कूल में जाता है, प्री नर्सरी में पढ़ता है। फर्स्ट मतलब प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, इसकी एज होती है हमारी 4 to 10 ईयर, 4 to 10 ईयर। किसी किसी बुक में 3 to 9 भी दिया है, तो अब मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। किसी किसी आंसर की ने 3 to 9 भी माना है, तो आप 3 to 9 भी याद कर लीजिए और 4 to 10 भी याद कर लीजिए। रियल में तो 4 to 10 है, किसी किसी बुक ने या गवर्नमेंट ने 3 to 9 भी लिया है, प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, सेकेंड है पारंपरिक स्तर या रूढ़िगत स्तर या लौकिक स्तर। दूसरी का नाम है पारंपरिक स्तर, रूढ़िगत स्तर, लौकिक स्तर। ओनली कन्वेंशनल लेवल। इसकी एज है हमारी 10 से 13 साल। बच्चा कितने का होता है इस वाले लेवल में? कोई कितने का होता है? 10 से 13 साल का हो जाता है। थर्ड है आपकी पश्च पारंपरिक स्तर। पश्च मीन्स पोस्ट। पहला पूर्व हो गया प्री, फिर बीच का हो गया, बीच में हो गया वो, उसमें ना पूर्व आएगा ना पोस्ट आएगा, वो बीच का कन्वेंशनल हो गया। अब पश्च पारंपरिक जो लास्ट का पोस्ट। पश्व पारंपरिक स्तर, पश्व रूढ़िगत स्तर या पश्व लौकिक स्तर, सबके आगे पश लग गया। ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल मतलब सबसे लास्ट, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसकी एज होती है 13 से ऊपर। ठीक है, 13 साल से बच्चा ऊपर होता है, कहाँ तक? किशोरावस्था तक आ जाता है। 13 से ऊपर का बच्चा हो जाता है, वो कहाँ तक, कौन सी एज तक पहुंच जाता है? किशोरावस्था तक पहुंचता है। मतलब 13 से 18 साल तक की ही मेन नैतिकता के बात को कहा गया है। अब इस पूर्व पारंपरिक स्तर के भी 2 पार्ट्स दिए हैं, 2 स्टेजेस दिए हैं। पारंपरिक स्तर के भी 2 स्टेजेस दिए हैं और पश्व पारंपरिक स्तर के भी 2 स्टेजेस दिए हैं। पर हम उनको डिवाइड नहीं करेंगे, वो स्तर हो जाएंगे 1 by 1। इसके 2 होंगे, वो 1 2, फिर इसके जो होंगे 3 4, इसके जो 2 स्टेजेस होंगे 5 6। तो इसने कोलबर्ग ने 6 अवस्थाएं दी हैं और 3 स्तर दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट लेवल पूर्व पारंपरिक स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, इसके अब हम अवस्थाएं शुरू करते हैं। फर्स्ट लेवल में ये 2 अवस्थाएं आती हैं। पहली है दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता, दूसरी है साधन सापेक्षता या यांत्रिक अभिमुखता। बच्चा फर्स्ट में पनिशमेंट एंड ओबीडिएंट। मतलब क्या होता है कि जो कोलबर्ग कहता है कि जो बच्चा होता है वो इस एज में दंड एवं आज्ञा पालन, बच्चा दंड से सीखता है या फिर किसी पुरस्कार से सीखता है। आज्ञा जब भी करता है कि उसको कुछ पुरस्कार दिया जाए। कोई बच्चा है, इसमें इस वाली एज में बच्चे में नैतिकता तभी आती है जब उस बच्चे को हम किसी दंड से सिखाएं। जैसे कि उसको बताएं, बेटा आपने ये गलत कर दिया
तो गलत करने पे हमने उसको दंड दिया, तो उसको क्या नैतिकता सीखी, उसने क्या मूल वैल्यू सीखी, उसने ये वैल्यू सीखी अगर मैं इस चीज को गलत करता हूँ, मैं कुछ भी गलत करता हूँ तो मेरी पिटाई होगी। तो उसने ये इस एज में बच्चा यही सीखता है कि दंड से और पुरस्कार से। उसको यहाँ पे पुरस्कार दिया जाता है तभी वो किसी चीज का आज्ञा करता है। अगर वो सही करता है, कोई भी चीज को सही करता है, तो हम उसको कुछ भी चीज दे देते हैं, टॉफी दे देते हैं, या फिर उसको कोई भी मतलब अप्रिशिएट करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, तो वो हमारे आगे से आज्ञा मानता है। तो वो इस फर्स्ट स्टेज में यही वैल्यूज होती हैं कि मतलब दंड एवं आज्ञा पालन, वो दंड की तरफ ही अभिमुखता होता है। ठीक है। दूसरी है साधन सापेक्षता या यांत्रिक अभिमुखता। इसमें क्या होता है, बच्चा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। कोई भी यांत्रिक मतलब कोई भी उसको ऑब्जेक्ट, जो उसे चीज चाहिए उसके लिए वैल्यूज करता है, उसको चाहिए। और इसको हम इस वाली को, इस अवस्था में अदला बदली भी बोलते हैं। अदला बदली की अवस्था। ठीक है। इसमें बच्चा क्या करता है, मतलब किसी भी चीज के लिए, अपने ऑब्जेक्ट के लिए, कोई भी मतलब कोई एक बच्चा है, वो बोलता है कि तू मेरे से ये, एक लड़की के पास 10 पेंसिल हैं, ठीक है, और एक लड़के के पास, उसके पास 10 टॉफीज है। वो लड़की को उसको टॉफी चाहिए, तो वो क्या कहेगी, यार तू मेरी टॉफी ले ले, और वो लड़का कहेगा ला मुझे पेंसिल की जरूरत है, तू मुझे पेंसिल दे दे। तो दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं। उस लड़की को पिंक कलर पसंद है, उस लड़के के पास पिंक कलर की पेंसिल है, तो लड़के ने कहा कि तू मुझे ब्लू कलर की पेंसिल दे दे, मेरे को ब्लू पसंद है, उस लड़की को उसकी पिंक पसंद थी, तो दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। इस जो साधन सापेक्ष सेकंड स्टेज को हम एक्सचेंज की भी अवस्था भी कहते हैं। इसमें अदला बदली करता बच्चा। इसमें बच्चा टिट फॉर टैट, ऐसा भी है, ये वाली अवस्था है टिट फॉर टैट। सेकेंड स्टेज में बच्चा टिट फॉर टैट करता है। एक एग्जाम्पल भी है कि एक बच्चा बोलता है यार तू मेरी कमर खुजा दे प्लीज, मैं तेरी कमर खुजा दूंगा। तो मतलब वो ये वैल्यूज क्या है, ये वो वैल्यूज ये भी सीखा है, इसमें ये वैल्यूज सीखी है कि जब तू मेरा ये काम करेगा तो ही मैं तेरा ये काम करूंगा। तो मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को पाने के लिए ही कुछ वैल्यूज सीखना, ये होती है इसकी सेकेंड स्टेज। सेकेंड लेवल पारंपरिक स्तर, कन्वेंशनल लेवल। ठीक है। अवस्था इसकी थर्ड अवस्था है इसकी। तीसरी है अच्छा लड़का या बुरी लड़की, बीइंग अ गुड गर्ल एंड गुड बॉय। इसमें बच्चा क्या होता है थर्ड स्टेज में, अच्छा लड़का या बुरी लड़की में, बच्चा यहाँ पे बच्चे को ना तो दंड चाहिए, ना उसको दंड चाहिए, ना उसको पुरस्कार चाहिए। अब थोड़ा बच्चा थोड़ा लेवल हाई हो गया उसका। ठीक है। वो इसकी एज होती है तुम्हारी 10 to 13 साल। तो यहाँ पे बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, अब वो समझने लगा किसी चीज को। तो यहाँ पे बच्चा क्या करता है थर्ड स्टेज में करता है कि वो कुछ भी वैल्यूज को या नैतिकताओं को तब अपनाता है, वो चाहता है कि मैं अच्छा लगूं, अच्छा बनूं। कुछ भी वैल्यूज को, कुछ भी रूल्स को तब इसलिए करता है वो अच्छा बन जाए, अच्छा लड़का कहलाए। एक बच्चा है किसी सड़क पे बूढ़ी औरत जा रही है, तो वो बूढ़ी औरत की हेल्प करता है, उसको सड़क क्रॉस कराता है। वो क्यों? क्योंकि वो ये चाहता है कि वो उसको आशीर्वाद देगी, वो कहेगी वाह कितना अच्छा लड़का है। तो वो यहाँ पे बच्चा क्या करना है, अच्छा बनने के लिए कर रहा है। ठीक है। एक टीचर है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक टीचर है, ठीक है, टीचर थोड़ी देर के लिए भाग गई क्लास से, तो वहाँ पे बच्चों को वहाँ पे बहुत शोर हो रहा था, तो वो टीचर एक बच्चे को खड़ा करके जाती है। तो जब से टीचर आती है तो बच्चा बोलता है, क्या बोलता है वो, किस लिए बोलता है, देखो खुद टीचर की नजरों में अच्छा बनने के लिए क्या करता है, मैम ये सारी बातें कर रहे थे, यहाँ पे ये कर रहा था, वो कर रहा था, मैम मैंने कुछ नहीं किया था और मैं इनको देख रहा था। तो वो यहाँ पे वो क्या शो करता है, यहाँ पे बच्चा अच्छा बनने के लिए वैल्यूज को सीखता है, सब कुछ यहाँ पर अच्छा करने के लिए दिखाता है। ठीक है। फोर्थ स्टेज में होता है कानून एवं विधि सम्मत अभिमुखता। यहाँ पे बच्चे के नियम बन जाते हैं। इस एज में, इस वाली स्टेज में कुछ नियम आ जाते हैं, इस एज फोर्थ में कानून एवं विधि सम्मत अभिमुखता में इसमें नियम आ जाते हैं। फोर्थ क्या था, कानून एवं विधि सम्मत अभिमुखता। इसमें क्या होता है, बच्चे के नियम बन जाते हैं, कुछ यहाँ पे नियम आ जाते हैं। ठीक है। नियम बन जाते हैं, रूल बन जाते हैं, उसको बच्चे को यहाँ पे कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं, रूल फॉलो करता है। यहाँ पे सही और गलत का भी पता चल जाता है बच्चे के लिए नियम बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, बच्चे को पता चल जाता है कि भाई बच्चे को नियम पता चल गया कि स्कूल की टाइमिंग इतनी है, तो मुझे स्कूल इतने बजे जाना है, तो वो उनको फॉलो करने लगता है। इसको में रूल पता चल जाते हैं। बच्चे को ये रूल पता चल गया कि भाई मुझे ट्रैफिक लाइट है
है, रेड ट्रैफिक लाइट की होती है, रेड लाइट स्टॉप के लिए होती है, उसको ये रूल भी पता चल गया, तो वो कुछ कानून के जो कानून के कुछ नियम है उनको पता कर लेता है, स्कूल के कानून से नियम को, स्कूल के नियम पता चल गया उसको, ये करना होता है। तो 4 में कुछ नहीं है, इस अवस्था में कानून एवं नियम पता चल जाता है, नियम आ जाते हैं, रूल आ जाते हैं, उनको वो कुछ रेगुलेट करता है, डेली लाइफ में यूज करने लगता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे की अभिप्रेरणा, मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन इंटरनल होता है, आंतरिक होता है। जाहिर सी बात है आंतरिक होता है, कोई बच्चा है वो अंदर से ही तो चाह रहा है कि मैं अच्छा बनूं, अच्छा मुझे लोग बोलें, वो अंदर से चाह रहा है, पर उसका हम बिहेव बाहर का होता है, वो बिहेव बाहर से दिखाता है, अंदर से कुछ भी हो, अंदर से चाह रहा है या ना चाह रहा, पर वो अच्छा बनने के लिए अच्छा बिहेव करता है, अच्छा बनने के लिए वो बिहेव करता है। व्यवहार उसका कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, और मोटिवेशन, अभिप्रेरणा कैसी होती है उसकी, इंटरनल होती है। ठीक है, ये इसकी 4 स्टेजेस हैं। लेवल 3, पश्च पारंपरिक स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, या उसको उत्तर परंपरागत स्तर भी कहते हैं। इसकी 3rd लेवल तो हो गया। इसमें 5वीं अवस्था ये है सामाजिक अनुबंधन। 5वीं अवस्था है सामाजिक अनुबंधन, मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, बच्चा समाज के साथ, समाज के नियमों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, वो समाज में रहने लगता है बच्चा। ठीक है, इसमें 13 साल से ऊपर का हो जाता है बच्चा, 13 से 18, मतलब इसमें किशोरावस्था तक बच्चे को माना है, मतलब इन्होंने कोलबर्ग में। सामाजिक अनुबंधन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब यहाँ पे समाज के नियम आ जाते हैं, बच्चा समाज के नियमों को सीखने लगता है। इस स्टेज में बच्चे के नियम तो आ जाते हैं, उसमें इतनी भी वो हो जाती है कि कब कौन सा नियम, इसमें बच्चा ज़रूरत के हिसाब से, ज़रूरत पर नियम तोड़ भी सकता है। ये तो सबको पता है, हाँ नियम बने हैं, सही के लिए ही बनते हैं, गलत के लिए तो बनते ही नहीं है। बच्चे को पता चल जाता है कि नियम सही और गलत की तो पहचान चौथी में हो जाती है, पर इस 5वीं एज में बच्चा सही और गलत के हिसाब से नियम को फॉलो करता है। अब है एक एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के लिए भी नियम बना है, ठीक है, पर यहाँ पे एक एम्बुलेंस है तो उसमें भाई ये भी तो है कि एम्बुलेंस को तो छोड़ना ही पड़ेगा, उसको रूल्स तोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सामाजिक के हिसाब से जो वो नियम को तोड़ भी सकता है, इसमें बच्चा नियम को तोड़ भी सकता है। इतनी सोच उसमें आ जाती है कि वो सही गलत के हिसाब से नियम को फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अब वो जो हाइनस था, उसकी माँ बीमार हो गई थी तो उसको चोरी करनी पड़ी, उसको पता था कि मुझे चोरी नहीं करनी है, पर उसको चोरी करनी पड़ी, क्यों, उसको अपनी माँ बचानी थी। तो वो यही है कि मतलब सही और गलत, समाज के हिसाब से सही और गलत के हिसाब से उसे रोज तोड़ने भी पड़ते हैं। उसको पता भी था कि मुझे, उसको ये पता था कि चोरी करना गलत है, उसको सही और गलत की पहचान चौथी में हो गई। 5वीं में उसने वो नियम तोड़ा, क्यों तोड़ा, क्योंकि उसको जरूरत थी। तो जरूरत के हिसाब से बच्चा नियम तोड़ भी सकता है, ठीक है, समाज के नियम में। अब ये एक बच्चे ने पेंसिल चोरी कर रहा है पेंसिल, तो आप उसको ये बोलोगे, उसमें क्वेश्चन में आया कि कोलबर्ग किस अवस्था में आता है, तो आप चौथी अवस्था में नहीं लगाओगे। उसमें क्वेश्चन में ये है कि कोई बच्चा है, पहले वो किसी पेंसिल को चोरी करता है, फिर थोड़ी देर बाद वो पेंसिल को वापस वहीं रख देता है, तो ये कौन सी अवस्था में आता है, तो ये चौथी अवस्था में नहीं आता वो, या फिर ये फर्स्ट अवस्था में नहीं आता कि उसने दंड की वजह से पेंसिल को रख दिया, नहीं, वो ये सही और गलत, उसको ये पता चल गया कि ये गलत होता है, चोरी करना गलत होता है। उसको ये नहीं पता, उसने ये भी नहीं सोचा कि मुझे दंड मिलेगा, मैं इसलिए पेंसिल रख दूँ, नहीं, वो यहाँ पे बच्चा थोड़ा मैच्योर है, युवा है, ठीक है, उसने पेंसिल इसलिए वापस रखी, उसको पता है ये चोरी करना गलत बात है, उसने रूल नहीं तोड़ा। अगर उसको वो पेंसिल बहुत ज़रूरत होती, उसको काम करना होता, उसके पास पेंसिल नहीं होती, उस पेंसिल को वो तब भी ले लेता, तो वो कौन सा होता, 5वां नियम होता, ठीक है। 6th आपका सार्वभौमिक सिद्धांत, मतलब सार्वभौमिक, उससे पता है यूनिवर्सल, बच्चा यहाँ पे भैया सब कुछ यूनिवर्सल हो जाता है, संसार में मिल जाता है, वो तो बस अपना ही अपना हो जाता है, उसको पता चल जाता है यहाँ पे सारे नियमों को के लिए आवाज उठा सकता है। इस सार्वभौमिक सिद्धांत में मतलब समाज के खिलाफ नियम, यहाँ पे नियम पता चल गया, तोड़ भी सकता है पर आवाज नहीं उठा सकता। 6ठी अवस्था में इतना बड़ा बच्चा हो जाता है कि वो गलत के खिलाफ आवाज भी उठा सकता है, कानून के नियमों के खिलाफ आवाज भी उठा सकता है। एक बच्चा है कि
बच्चा है उसको कॉलेज से निकाल दिया जाता है, ठीक है, और बहुत सारे प्रिंसिपल के पास फिर और अदर स्टूडेंट्स जाते हैं, वो बोलते हैं भाई मेरे फ्रेंड्स को क्यों निकाल दिया, मतलब वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। तो उनमें इतनी पावर होती है, उसमें इतनी क्रांति होती है कि वो मतलब इतनी पावर से उस रूल को तोड़वा के उसको वापस ले आते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सही और मतलब आवाज़ उठा सकते हैं। सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रिंसिपल में वो आवाज़ उठा सकते हैं। वो बच्चा इतना मैच्योर हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, यहाँ पे तो नियम को तोड़ सकता है, बस यहाँ पे नियम के खिलाफ आवाज़ भी उठा सकता है, बता भी सकता है कि ये नियम क्यों तोड़े और क्यों हुआ, समाज के साथ नियम को बता भी सकता है और उनके खिलाफ आवाज़ भी उठा सकता है। इन अवस्था में क्या अभिप्रेरणा क्या होती है, बच्चे की मोटिवेशन क्या होता है, इंटरनली होता है, आंतरिक होता है, और बिहेवियर भी इंटरनली होता है। इसमें दोनों होता है, इसमें कुछ दिखावा नहीं होता, बाहर से नहीं होता, इसका बिहेव भी इंटरनल होता है और मोटिवेशन भी इंटरनली होता है इनका। अब इनका कभी कभी 6 अवस्था आपको सीरीज लगा के भी पूछ सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि आगे पीछे दे दे और बोले कि इनको सीरीज से लगाओ, तो आपको याद करनी है। फर्स्ट पे आज्ञा पालन, दूसरे पे फर्स्ट पे ध्यान डायवन आज्ञा पालन, दूसरे पे आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यांत्रिक अभिमुखता, फिर फोर्थ पे आपकी अच्छा लड़का या बुरी, थर्ड पे अच्छा लड़का बुरी, फोर्थ पे आपका कानून एवं विधि, फिफ्थ पे सामाजिक अनुबंधन, सिक्स पे सार्वभौमिक सिद्धांत। मतलब 6 स्टेज आपको टिप्स वाइज याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन बस इनसे ही पूछ लेता है कौन सी अवस्था है, इतना डीपली भी नहीं पूछता। आपको ये लेवल पता होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कौन से लेवल में कौन सी अवस्था आएगी। वो ऐसे पूछ सकता है सार्वभौमिक सिद्धांत कोलबर्ग के किस अवस्था में आता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए 6th वाली अवस्था थर्ड वाली स्टेज लेवल में आता है। ओके, कोलबर्ग की इस नियम में कुछ अवधारणा दी, कंसेप्ट दिए हैं, ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है मोरल रिलीजियम, नैतिक यथार्थवाद। आपको नाम से ही पता लग रहा है, रियल रिलीजियम मतलब यथार्थवाद है तो है ही है। इसमें क्या होता है, मोरल रिलीजियम में कि कुछ नियम कठोर और स्थिर होते हैं, नियम है तो है, इसमें आपको नाम से पता रियल, तो रियल रूल है तो है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर तोड़े रूल तो आपको कुछ भी दंड मिलेगा या फिर आपको कुछ भी पनिशमेंट मिलेगा। मतलब ये है कि आपको मोरल कोई भी नैतिक रूल है, वो वैल्यूज हैं, आपको वो अपनानी ही पड़ेगी। इसमें कुछ नियम होते हैं, नियम कैसे होते हैं, बिल्कुल स्थिर होते हैं और कठोर होते हैं, जो कि आपने जैसे एग्जांपल मैंने दिया, ट्रैफिक रूल है, आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, आपको रूल फॉलो करना ही पड़ेगा, आपका चालान कटेगा अगर आपने रूल तोड़ा। तो ये रूल बने हुए हैं, तो ये बने हुए हैं, तो मतलब मोरल रिलीजियम, जो भी नैतिक रूल है वो रूल है, ठीक है। एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मोस्टली आता है, मोरल डिलीमा। मोरल डिलीमा क्या होता है, नैतिक दुविधा। दुविधा मतलब आपको पता चल रहा है, कंफ्यूजन, दुविधा मीन्स कंफ्यूजन, भ्रम में। यहाँ पे बच्चा होता है सही और गलत का भ्रम में फंस जाता है, सही और गलत का भ्रम फंस जाता है। मतलब डिलीमा में क्या होता है, दुविधा में क्या होता है, कोई भी बच्चा है सही और गलत का फैसला नहीं कर पाता, वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है, फैसला नहीं कर पाता, फंस जाता है कि मैं ये करूं या फिर ये करूं। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत ये आप एग्जांपल भूलेंगे नहीं। एक हस्बैंड है, वो अपनी माँ की सुने या अपनी वाइफ की सुने, वो उस भ्रम में फंस जाता है, अपनी वाइफ की बोलेगा तो खतरे में पड़ेगा, अपनी माँ की नहीं बोलेगा तो खतरे में पड़ेगा। वो दोनों वाइफ और अपनी माँ के बीच में फंस जाता है। तो वो एक, उसको क्या है, वहाँ पे मोरल डिलीमा है, उसको नैतिक दुविधा हो गई कि मैं अपनी माँ का पक्ष लूँ या अपनी वाइफ का पक्ष लूँ। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। एक आप ही मान लीजिए, आप एक स्टूडेंट हैं, आपका एक कॉल लेटर आता है, DSSB के लिए भी आ जाता है, आपका CTET और KVS के लिए भी आ जाता है, CTET क्लियर के बाद, ठीक है। तो आप इस दुविधा में फंस गए, मैं उसी एक ही डेट को आपका कॉल इंटरव्यू हुआ है, आपको DSSB का भी और KVS का भी। तो आप ये सोच में पड़ जाओ कि मैं DSSB के लिए जाऊं या KVS के लिए जाऊं, वहां पे आप फंस गए, कंफ्यूजन हो गया, आपने फैसला नहीं लिया, कंफ्यूजन में हो गए कि मेरे को जाना चाहिए, इसमें जाना चाहिए या उसमें जाना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। जो कंफ्यूजन में फंस जाता है वो मोरल डिलीमा होता है। वहां पे क्या होता है, सही और गलत का भ्रम में फंस जाना, सही और गलत का पता नहीं कर पाना, मुझे ये कर लेना चाहिए या ये कर लेना चाहिए, वो मोरल डिलीमा होता है, नैतिक दुविधा होती है। और आपका मोरल रिलीजियम से आपको पता चल रहा है जो भी रूल है, मोरल है तो है, रूल रियल है, रूल रियल है। एक और है आपका मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्कना या तर्क शक्ति। मोरल रीजनिंग में क्या होता है कि जो भी भ्रम होता है, कंफ्यूजन होता है, उसका कंफ्यूजन को दूर कर लेता है।
सही और गलत के कंफ्यूजन से निकलकर फैसला, कोई भी फैसला ले लेना या विचार ले लेना, उसका रिजल्ट निकाल लेना, वो क्या होता है, वो आपकी नैतिक तर्क शक्ति, नैतिक तर्कना होती है। जैसे कि आपने इसमें कंफ्यूजन में निकाल लिया, आपने पक्का कर लिया, अपने आप का फैसला ले लिया कि नहीं मुझे तो DSSB में जाना है इंटरव्यू में और मुझे तो ये इंटरव्यू देना है, तो उसमें आपने रिजल्ट निकाल लिया, आप उस कंफ्यूजन से निकल गए, उस प्रक्रिया को आपने सोच लिया, विचार कर लिया, तो वो क्या हो गया, मोरल रीजनिंग हो गया। ठीक है, अब मोरल रिलीजियम क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया, यहाँ पे रूल फिक्स होते हैं। मोरल डिलीमा में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, भ्रम होता है। मोरल रीजनिंग में क्या होता है, आपका रीजनिंग में रिजल्ट, ठीक है, आपका यहाँ पे रिजल्ट ले लेते हैं, आप किसी भी रीजनिंग में आप यहाँ पे रिजल्ट ले लेते हैं, तो आपको तीनों हो गया। मोरल रिलीजियम में फिक्स्ड रूल होते हैं, मोरल डिलीमा में कंफ्यूजन होता है, सही और गलत का कंफ्यूजन होता है, मोरल रीजनिंग में सही और गलत का आप रिजल्ट ले लेते हैं, फैसला ले लेते हैं। ये तो आपकी 6 अवस्था हो गई। ठीक है, आपकी इसकी कुछ अवधारणाएं होगी, कॉन्सेप्ट होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट 1 नंबर का जरूर आता ही आता है। ठीक है, अब कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना भी की है। कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना उसकी खुद की स्टूडेंट ने की है, वो है कैनन ग्रीनड। इन्होंने, इनकी खुद की स्टूडेंट थी, इसने इनके नियम की आलोचना की है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।